नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। जैसा कि आप देख रहे हैं, शरद चंद्र पवार जी का जन्म दिवस मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र के अंदर बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज उसी कड़ी में उत्तर मध्य मुंबई जिला में हम खड़े हैं सांताक्रूज के अंदर, जहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज नेता यहां पर मौजूद है। और तेज तर्रार युवा जिला अध्यक्ष मिलिंद अन्ना कांबले जी, उसके ठीक बगल में खड़े हैं रघुनाथ सुतार जी, जो कि शरद पवार जी के कट्टर समर्थक हैं। राजकुमार तिवारी जी है, आनंद वारिंग जी, सभी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। अन्ना जी, आज क्या संदेश देना चाहेंगे राष्ट्र खासकर महाराष्ट्र की जनता को? आज हिमालय जैसा धाकड़ और जो हिमालय जैसा ऊंचा हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, आज उनका 85वां वाड़ दिवस है, जन्मदिन है। पवार साहब इतने महान हैं कि महाराष्ट्र में नहीं, भारत में उनका नाम है। भारत के बाहर भी लोग उनको जानते हैं। हकीकत ये है कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा दिग्गज नेता कोई हो, लोकप्रिय नेता, शेतकरी का नेता, सर्वसामान्य को न्याय देने वाला, दलितों का नेता, ये हमारे पवार साहब है। आज उनका 85वां वाड़ दिवस है। मैं यही कहूँगा, आप जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। हम यही कहेंगे भगवान से की पवार साहेब शतायुषी व्हा, आम्हाला सर्वांना आशीर्वाद द्या आणि परत महाराष्ट्राला एक वेळा सर्वांच्या ज्या गद्दारांच्या मुठीत ठेवलंय त्याच्यातून सोडवा, एवढीच आम्ही महाराष्ट्राला हेच। अन्ना कांबले जी, एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा मैं। महाराष्ट्र के राज्य के चाणक्य कहे जाते हैं शरद चंद्र पवार जी। बीजेपी के एक नेता गोपीचंद पडळकर जी ने एक अच्छी टिप्पणी की है मारकवाड़ी के अंदर, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अरे वो पागल है। सूरज के पास थूकने से थूक अपने आंग पे गिरती, उसको मालूम नहीं, उसने एक बार चेक करके देखना चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं कि पडळकर के इन्होंने विरोध किया हुआ है। रघुनाथ सुतार जी, अन्ना जी, मैं देखता हूँ कि हमेशा कहीं ना कहीं दिखते हैं शरद पवार टू कॉपी, नेता हमारे कट्टर और शरद पवार जी टू कॉपी। चेहरे पे आज भी आपको वही तेज है जो शरद पवार के चेहरे पे हुआ करता था। रघुनाथ सुतार जी, क्या कहना चाहेंगे आज? हमारा पवार साहब ने 1999 साली राष्ट्रवादी पक्षाची स्थापना केली। लगातार तो पक्षाचं कार्य ते अहोरात्र करत आहेत काय, आणि त्यांना आता 84हून 85 साल में ये लोग पदार्पण कर रहे हैं क्या। अभी बीच में लोकसभा चुनाव हो गया, बाद में विधानसभा का चुनाव हो गया, तो विधानसभा का चुनाव में थोड़ा सा हमारा पार्टी का हार हो गया। इसके लिए मेरे जैसे का एक कर्तव्य बनता है कि अपना जो कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता को ऊर्जा लाने के लिए क्या कुछ ना कुछ कार्यक्रम करना चाहिए। वो हिसाब से उनको ऊर्जा लाने के लिए मैं एक कार्यक्रम लिया है। ऐसा तो मैं हर बरस में 3 कार्यक्रम पार्टी का लेवल से करता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी और ये 12 दिसंबर। तो हम ये अन्ना, अगर ये वारंग साहेब और मैं, मेरा जो साथी है, ये लोग को क्या लगा कि अभी विधानसभा में अपन चुनाव हारेगा तो हार गया तो अपना कुछ भी है नहीं। तो अभी आगना स्थानिक स्वराज्य संस्था है, महापालिका है, नगर पालिका है, उसमें अपन जनते का सामने जाना चाहिए और जनते को अपन अपना जो काम है वो बताना चाहिए। 99 में अपना शरद पवार साहब आए ना, ये लोग ने अपना नया संगठन बनाया। कांग्रेस में इसका एक ग्रुप अलग करके वो उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाया। और फिर ऐसा अपना देश ऐसा है कि सबको लेके चलेगा तो अपना ये होता है। अभी भी क्या है, बीजेपी ने सरकार बनाया है, वो ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। उनके अंदर अभी झगड़ा, तेरे को कौन सा मंत्री मांगता है, मेरे को कौन सा, ये चालू है अभी। तो ये पवार साहब का सोच है, सबको लेके चलना चाहिए। उसमें एक हिंदू, एक मुसलमान और जाति पाति में बंटना नहीं चाहिए। तो ये टाइम जैसा
पुराना टाइम जैसा इंदिरा गांधी आए नई रोशनी लाई है, वो हिसाब से ऐसा कुछ ना कुछ भी निकलना चाहिए, जैसा जयप्रकाश नारायण ने किया। महाविकास आघाड़ी में अब ममता बनर्जी चाहती है कि नेतृत्व उनके हाथ में दिया जाए। शरद चंद्र पवार, शिवसेना के संजय राउत, सब लोग चाहते हैं कि अब नेतृत्व महाविकास आघाड़ी का आगामी जो भी चुनाव होंगे उस पर ममता बनर्जी शुरुआत करे, राजू कांग्रेस का नेतृत्व न करे। इस पर क्या कहना है आपका? अच्छा देखो, ममता बनर्जी पहले से अपना राज्य पक्का बन के रखे है, बाकी सब लोग ने को इधर उधर गया है। ममता बनर्जी का अभी भी बंगाल के चीफ मिनिस्टर है क्या, तो ऐसी ये औरत है, जी महिला है, वो महिला का अंडर में अगर अपन जाएगा तो अपने को कम पना नहीं है। तो कैसा भी करके देश को आगे निकालने के लिए ममता बनर्जी का अगर नेतृत्व इंडिया मानते हैं तो उसको हमारे शरीर का आदमी का भी सपोर्ट है। बहुत अच्छी बात की इन्होंने। शरद चंद्र पवार जी के समर्थन का भी इन्होंने समर्थन किया हुआ है। आनंद वारंग जी, आपने कहा था मुझे कि इंटरव्यू में कि अभी नहीं तो कभी नहीं, लेकिन आपको टिकट नहीं मिला अभी, पूरा गोलमाल हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको आपके पार्टी के अंदर ही मतलब? हमको सीधी छुट्टी नहीं है यहाँ पे, जो जहाँ पे लोकल लेवल में हमको ये मतलब हमारी पार्टी की ताकत जो है यहाँ पे वो बहुत कम है। जब महाराष्ट्र में ज़्यादा आती है, मुंबई में बहुत कम देखी जाती है, शहर में, सिटी में, मुंबई सिटी में, बाकी के सिटी में है, लेकिन मुंबई सिटी का अगर अपन एक डायग्राम करेंगे तो उसमें हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गठ की जो है वो ताकत थोड़ी कम है। तो यहाँ एक या दो सीट, एक ही सीट आई, चाहे राकीताई ने लड़ाई, तो इसके लिए बाकी के बारे में उन्होंने विचार ही नहीं किया। हमने सोचा कि हमें ग्रामीण लेवल में हमारी ताकत ज़्यादा है, उधर ज़्यादा ध्यान देके उधर ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए चुन के लाएंगे। लेकिन आपने अगर देखा तो इतना बड़ा मुश्किलात उन्होंने ईवीएम के नाम पे खड़ी हुई है कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हुआ है ईवीएम के नाम पे। सब जन बोलते हैं ये ईवीएम का विजय है क्या, ये अपनी लाड़की ताई का विजय है क्या, यंग लोगों ने दिया है उन्होंने उनको वोट, क्या बीजेपी को और उनके गठबंधन को मुसलमान वोट गिरे हैं, ये किसको अभी तक मालूम नहीं है। और लेकिन मेरा पर्सनल व्यू ये है कि ये ईवीएम का उनको बहुत बड़ा सपोर्ट जो है इस वोटिंग में अभी विधानसभा में आई हुई विधानसभा में हुआ 40 हज़ार वोटों का डिफरेंस आ रहा है। यानी कुछ ना कुछ हर एक विधानसभा क्षेत्र में, महाराष्ट्र के जितने भी विधानसभा क्षेत्र है जो बीजेपी प्लस है, जहां उन्होंने ऐसा ये किया, जिनके बीजेपी प्लस है उधर उन्होंने एक थोड़ा बहुत ये किया, लेकिन जो सेकंड बी वाली टीम है उनकी बी में टीम में ए बी सी किया, और इस तरफ से उन्होंने अपना वीवीएम का पूरा युग क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी का पूरा ये कैसे करते हैं, दुरुपयोग कैसा करके उन्होंने बता दिया कि इस तरह से ईवीएम का हम दुरुपयोग करके सत्ता में आ सकते हैं। वारंग साहब देखिए, कहीं ना कहीं महायुति के लोग कहते हैं कि जब भी महाविकास आघाड़ी चुनाव जीतती है तो ईवीएम पे दोष नहीं बढ़ती है, जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पे दोष बढ़ती है। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है आपसे, क्या लगता है कि अब आगामी महानगर पालिका चुनाव शायद फरवरी में हो सकते हैं, क्या लगता है तीनों दलों को मिलकर लड़ना चाहिए या लोगों को अलग लड़ना चाहिए? देखो क्या है, अभी मेरे को लगता नहीं कि तीनों जन मिलकर, मेरा पर्सनली आपको मैं अपना ये राय दे रहा हूँ कि मेरे को लगता नहीं कि ये लोग तीनों जन मिलकर लड़ेंगे। वो तीनों जन शायद लड़ सकते हैं, बीजेपी और वो अजीत दादा की राष्ट्रवादी और शिंदे साहब की शिवसेना, ये लोग लड़ सकते हैं। लेकिन इनका अभी तक अब हमारे लिए ऊपर लेवल की बात है, वो हम ग्रास रूट वाले कुछ बोल नहीं सकते। क्या लगता है ये चलाऊँ वारंग चुनाव लड़ सकते महानगर पालिका का? नहीं, अभी इलेक्शन, अभी अपन तैयारी कर दिए, पैसा खर्चा कर दिया और ईवीएम उनको साथ दिए तो क्या लड़ के फायदा है। ये एक हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ता की एक भावना हुई है, वो डर गया है, कहाँ ना कहाँ तो डर गया है। इन्होंने अपना हुकुम, यानी हम ऐसा चल रहे हैं कि आने वाले दिन में हुकुमशाही की तरफ चल रहे हैं। लोक सत्ता जो भारत की जो ये थी फ्रीडम, वो अभी ख़त्म हो रहा है। हम इसकी तरफ, इसमें क्या होएगा, इसमें एक बहुत बड़ा डर हो जाएगा कि आने वाले दिनों में है ना, ये ऐसा ही होता रहेगा। एक ही पार्टी अपना दबंगगिरी करके साम दाम दड्ड पैसा बैठ करके चुन के आएगी। मतलब बिफोर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए अब? बिफोर चुनाव अगर निवडणूक आयोग में रिजल्ट दिया कि दिया भाई ये सुबह कैंसिल करो तो हम लोग लड़ेंगे।
सब जन इधर बहुत सारे ये भी लड़ेंगे, हमारे अरोड़ा जी, हम शिंदे साहब भी लड़ेंगे, किधर ना किधर हम लड़ जाएंगे। अगर ये ऐसा ही ईवीएम का दुरुपयोग करता रहेगा तो लोकशाही के ऊपर से लोगों का जो विश्वास है वो ख़त्म हो जाएगा। और अभी जो आने वाले दिनों में हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल वाले पूरा मैनेज करके इलेक्शन करवा देंगे, स्टेट में अलग स्थिति बहुत ख़राब होगी। तो आने वाले दिनों में जो युवा वर्ग है ना, वो कहेगा हम अखंडता के लिए क्यों लड़े, हम अलग अलग हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा खतरा है आने वाले दिनों में लोकशाही ख़त्म करने के लिए। ये लोग जो करे वो जो चाहते हैं वही होने वाला है। ये अगर स्टॉप करना है, आने वाला दिनों के युवा को अपने को एक सेक्युलर और अच्छा बनाने का है, एक प्रगति वाला बनाना है, तो ये ईवीएम वाला जो फंडा है ना वो ख़त्म करना पड़ेगा। और ओरिजिनल बैलेट के पेपर के ऊपर इलेक्शन करो, फिर हम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार है। जो कोई पार्टी आ जाएगा उसके समर्थन में हम लोग 5 साल उनके साथ में मिलकर काम करेंगे, लेकिन ये ख़त्म होना चाहिए। सीधे क्या कहेंगे, आज पवार साहब का जन्मदिन आज है? पवार साहब का जन्मदिन आज है। पूरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग उनको शुभकामनाएं देते, उनको दीर्घ आयुष्य के लिए कामना करते हैं। और जो उनका राष्ट्रीय लेवल पर जो नेतृत्व है, वो जैसे मोदी साहब है अपने पीएम, वो भी मानते हैं। मतलब भारत के जो भी वरिष्ठ नेता है वो उनका नेतृत्व मानते हैं। एक बार मोदी साहब ने बताया था बारामती में आए जब कि मैं पवार साहब की उंगली पकड़ के राजकारण करता हूँ, राजकारण में मैं पावल डालता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा था। बहुत से नेता जो है कि उनके नेतृत्व को मानते हैं ऐसा, और उनको ये बधाई में अभी देखो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार जैसे प्रफुल्ल पटेल हुए, छगन भुजबल साहब हुए, जैसे बहुत से लोग आज पवार साहब को शुभेच्छा देने में दिल्ली में उनके कार्यालय पे गए, नेतृत्व मानते करके गए। आपसी मतभेद था, कौटुंबिक मतभेद था, वो सब बाजू में हो गया और एक ज्येष्ठ नेतृत्व करके उनको सम्मान करने या उनको शुभेच्छा देने के लिए पवार साहब के घर पर उन लोग सब लोग गए। आगे के राजनीति में यही होना चाहिए, जो लोगों में डर है, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद नहीं, मतभेद हो, मनभेद नहीं होना चाहिए, ताकि राजकारण में हम जैसे एक चक्र है राजकारण। आज आप मुझे मिले तो 10 साल के बाद में, 1 साल के बाद में, 2 दिन के बाद में आप मुझे वापस मिलने वाले, ये चक्र है। अच्छा, ये माना जाए कि अजीत दादा पवार शरद पवार साहब फिर मिल सकते हैं? मतभेद है ना, मनभेद तो नहीं है ना? मनभेद नहीं, लगता है मिलना चाहिए अब दोनों को। नहीं मिलना चाहिए, मतलब शुभेच्छा देने गए थे और मानकर पलगा मिलना चाहिए अब दोनों को। अभी मिलना तो चाहिए, क्योंकि पवार साहब का नेतृत्व महाराष्ट्र में है। अगर ये टाइम में लाड़की बहन थी, वो एमपी के टाइम पे नहीं हुई थी, लाड़की बहन की याद आई नहीं थी सरकार को, मगर अभी जब विधानसभा निवडणूक आई तो उनको लाड़की बहन की याद आ गई। उन्होंने लाड़की बहन को, हम अच्छी बात है, वो सरकार का ही पैसा दे रहे, कुछ जेब का नहीं दे रहे, पैसा आम लोगों का पैसा है वो। नहीं मतलब आम लोग जो सरकार टैक्स भरती है वो पैसा वो लड़के बहन को दे रहे, ठीक है, मगर उसमें थोड़ा यूएम का भी साथ है। उनको बहनों की वजह से देवेंद्र फडणवीस जी देवा भाव बन गए अभी। उनको शुभेच्छाएं हमारी तरफ से, मुख्यमंत्री बन गए, उनको पुनः येन ऐसा उनका चल रहा था, वो आ गए, उनको भी हमारी शुभेच्छा। पानी उतरता देख मेरे किनारे घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूँ, लौट कर आऊँगा, लौट कर आए। शुभेच्छा, हमारे मुख्यमंत्री बन गए, उनको हमको शुभेच्छा है। अब देख सकते हैं कि कार्यक्रम अपने समापन की ओर आगे बढ़ रहा है। शरद पवार विचार मंच के मुंबई के अध्यक्ष, महाराष्ट्र के अध्यक्ष धुमाल साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अमित धुमाल जी, और जो कि उन्होंने बाकायदे एक छोटी सी पुस्तिका यहाँ पर लाई है। मैं चाहूँगा धुमाल से मुझे दिखाइए, अब पूरा दिखाइए। ये देखिए, इसमें पूरी जीवनी शरद पवार साहब की इसके अंदर लिखी हुई है। पूरी किस तरह को राजनीतिक करियर शुरुआत हुआ और किस तरह उन्होंने सफ़र तय किया मुख्यमंत्री के बाद, जितने भी मंत्रालय उनको मिले हैं सभी उसके उल्लेख उसके अंदर किया गया। और सबसे अच्छी बात ये रही है कि आज सीनियर सिटीजन रघुवंश सुतार जी और सीनियर सिटीजन शरद पवार जी, ऐसा निर्णय, ऐसा फैसला स्वागत योग्य है कि आज सभी यहाँ पर सिटीजन, जिसे हम कह सकते हैं वरिष्ठ नागरिक, सभी का यहाँ पर, चाहे महिला हो पुरुष हो, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या मराठी, क्या उत्तर भारतीय, क्या गुजराती, सभी लोगों का आज यहाँ पर सम्मान आयोजित किया है। रघुवंश सुतार जी, चेहरे में मुस्कान आपके सब तरफ दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि आप सीनियर हैं। सीधे चलता हूँ मैं, अमित जी क्या कहना चाहेंगे? आज आपने जीवनी लिखी है बाकायदे, कहने के शरद पवार जी को आपने करीब से पढ़ा होगा, करीब से देखा होगा,
आज उनका जन्म दिवस है, क्या कहना चाहेंगे आज? इसलिए ये कहना चाहता हूँ पवार साहब का अभी ऐसे 85 उम्र हो आज उनकी हुई है। आज भी ये उम्र में उनको देखते हुए काम का पूरा सलोका देखते हुए पूरे ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने अच्छा काम किया है। ये जो पुस्तिका निकाली हुई है आज हमारी, ये पुस्तिका पवार साहब का ये पुस्तिका में पूरा आने वाला नहीं है, फिर भी पवार साहब ने अपने राजकीय जीवन के अंदर सभी क्षेत्रों के अंदर बहुत बड़ा योगदान है उनका। वो जितने भी उन्होंने निर्णय लिए लोगों के हित में, उसकी पूरी इसमें 103 निर्णय है जो लोगों के हित में लिए गए। इन्हें महिला धोरण है, क्रीड़ा धोरण है, अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है राजनीति के जीवन में। उसका पूरा 103 इसमें है। ये निर्णय जो लिए हुए यानी कृषि क्षेत्र में भी निर्णय लिए हुए, जब पवार साहब ये केंद्रीय मिनिस्टर भी थे, हाउसिंग होम मिनिस्टर भी थे, तब जो निर्णय लिए हुए ये सब पूरे निर्णय जब से उन्होंने स्टार्ट किया, जब से राज्य मंत्री से लेके केंद्रीय मिनिस्टर तक जितने भी उन्होंने निर्णय लिए लोगों के हित में, उसकी पूरी पुस्तिका इसके अंदर है। अमित जी, वास्तव में पवार साहब को महाराष्ट्र का चाणक्य कहा जाता है, देश का चाणक्य कहा जाता है। उनका निर्णय गलत हो गया क्या कि महाविकास आघाड़ी की स्थापना करके? ये निर्णय सही है गलत था? निर्णय एकदम सही था, बिल्कुल था। आज सरकार क्यों नहीं है आज महाराष्ट्र के अंदर? आपको सबको मालूम है कि ईवीएम के अंदर क्या हुआ है। अलग अलग जगह पे अलग अलग बाहर निकल रही है, एक सबका पोल खुल रहा है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 1200 वोट है, वहाँ पे 1300 पोलिंग कैसा होता है? देखने जाएगा तो 50% ही पोलिंग होता है। एक जगह पे देखने जाएगा तो वो काउंटिंग मैच नहीं हो रही है, वीवीपैट का ये नहीं सेटिंग नहीं हो रहा है। कभी कभी तुम्हारी बैटरी 90% दिखा रही है। दिन भर मोबाइल तुम यूज़ करते हो तो दिन भर में मोबाइल में 50%, 60% मोबाइल की बैटरी यूज़ होती है, तो वह जब काउंटिंग चालू हो जाता है तो फिर 90% बैटरी कैसी दिखाई जाती है? हम लोग अभी बैलेट पेपर के ऊपर बहुत हमने प्रेशर डाला है कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग प्रेशर कर रहे हैं। इलेक्शन आयोग को हम लोग ने पत्र लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए, सब जगह से जहाँ पे हम लोग को न्याय मिलना चाहिए वहाँ पे हम लोग न्याय मिला कि ये जो कॉर्पोरेशन का जो इलेक्शन है पूरे और महाराष्ट्र में सब जगह पे बाकी है करना, वहाँ पे हम लोग बैलेट पेपर पे ही वोटिंग करने के लिए हम लोग इनके ऊपर प्रेशर कर रहे हैं, क्योंकि हमको बैलेट पेपर ही चाहिए और बैलेट पेपर ही सही है। एक बार 5 साल एक बार इलेक्शन होता है कि तो 5 साल के बाद फिर नया इलेक्शन होता है। अगर चुनाव आयोग नहीं माना ईवीएम में करेगा तो फिर क्या होगा? तो उसके लिए इंडिया के गठबंधन जो बड़े बड़े नेता है वो बैठ के ऊपर फैसला लेंगे ना उसके ऊपर। देख सकते हैं कि आखिरकार जिसका हम इंतजार कर रहे थे अमित धोपाल जी यहाँ पर आ चुके हैं। पूछा गया हर सवाल का दिया है बेबाकी से जवाब आज और बिगले बचता है। टुडे फ्लैश उत्तर मध्य मुंबई जिला सांताक्रूज से।